द्विवेदीयुगीन गद्य साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका भी अपना एक अभिनव स्थान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कालजयी कहानी उसने कहा था कि लेखक के रूप में गुलेरी जी विशिष्ट ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं और इनके लेखों के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि यह वेदलक कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्तृता गुलेरी जी के साहित्य में मिलती है वह और किसी लेखक में नहीं। इनके इसमें इतिहास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत है। तो यदि हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर और जो द्विवेदीयुगीन साहित्य है उसके मध्य जो इनका अपना एक स्थान रहा है उसको देखें तो एक विशेष स्वरूप हमें दिखाई देता है, एक विशेष अलौकिक आभा दिखाई देती है जिसने गुलेरी जी को साहित्य जगत में एक सूर्य रूप में मंडित किया। हालांकि इनके समय की भी जो परिस्थितियां रही हैं वो बहुत ही विषम थी। सामाजिक परिस्थितियां अंग्रेजी शासन के विद्रोह के समान, विद्रोह और शमन के बाद सुदृढ़ हो गया था। भारतवासियों की मनोवृत्ति बदलने के लिए सरकार अब उनकी विचारधारा और संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहती थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य साहित्य के पठन पाठन पर जोर दिया जाने लगा था। अगर देखें कि धार्मिक परिस्थितियां क्या रही तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के समय हिंदू धर्म शिथिल हो चुका था। अशिक्षित जनता जादू टोनों अज्ञान और अंधविश्वास के रूप में उसके गड्ढे में गिरने लगी थी। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक अवस्था अति दुर्बल और दयनीय थी। तो जो परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियों का साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रूप से देखें तो अंग्रेजी शासन की स्थापना और विदेशी भारी बोझ से भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से समाप्त सी हुई थी। निश्चित ही उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। 1857 के विद्रोह शमन के पश्चात अंग्रेज जनता राजगद्दी पर बैठ गए और बाहर से सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों की डफली बजाकर अंदर ही अंदर शोषण जारी करते रहे। बालकों की तो पंक्तियां इस स्थिति को चित्रित करती हैं कि हे धनिकों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार, भूखों की सुध उसके जी में कहीं किस्मत से आए, जिसका पेट मिष्ट भोजन से ठीक नाक तक भरता है। तो गुप्त जी तो मानवतावादी स्वभाव से साहित्यिक परिस्थिति के रूप में कि साहित्य तो समाज का ही दर्पण, वह साहित्य निर्जीव और अल्पजीवी है जिसमें साहित्यिक व्यवस्थाएं, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के सुंदर या असुंदर चित्र उपस्थित ही ना हो। 20वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि का साहित्य रीतिकालीन काल्पनिक गगन से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। अब इसमें केवल नायिकाओं के नक्शिक वर्णन और श्रृंगारिक चेष्टाओं का चित्रण ही नहीं था, बल्कि देशवासियों की दुख प्रथा का अंकन भी। उनकी दयनीय दशा और कर भार से कराहते हुए हृदयों का क्रंदन विशेष रूप से उभर कर प्रकट हुआ था। देशवासियों को उनकी दुर्बलता के प्रति सचेत किया गया था। विदेशी राजा के स्वार्थी भारतीय चाटुकारों और पदलोलुपों द्वारा लोगों पर व्यंग बाण छोड़े गए थे। हिंदी साहित्य में बहुत समय तक आलोचना की ओर ध्यान नहीं गया। रचनात्मक साहित्य की कमी और कवितामय वातावरण के कारण आलोचना साहित्य का बहुत समय तक अभाव रहा। केशववादी आचार्यों ने संस्कृत और हिंदी भाषा इनके आधार पर काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया। कवियों की रचनाओं की आलोचना के नाम पर लोक प्रचलित युक्तियां प्रचलित हुई। हिंदी साहित्य का जो नव जागरण या आधुनिकता भारतीय जागरण, जो जिसे एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई,
वो इसी समय से हुई है। जो ये दूसरा चरण है आधुनिक काल का, द्विवेदी युग। तो आधुनिकता यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बना। नवजागरण का अनुभव सबसे पहले बंगाल में किया था, इसलिए स्वाभाविक है कि आधुनिकता भारत में बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है, ऐसा विचारकों का मानना है। 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक चरण है जिसमें नवजागरण के दर्शन प्राप्त होते हैं, और 19 और श्री गणेश जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह युग था जब भारतीय और पाश्चात्य सभ्यताओं और संस्कृतियों का सम्मेलन था। तो ये एक नवजागरण काल है। साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उन्होंने द्विवेदी युग में ही आकर आकार ग्रहण किया है, जैसे कविता है और जैसे आपका गद्य है। गद्य काव्य का आविर्भाव इस काल में अपना एक अद्भुत स्थान रखता है। द्विवेदी जी ने प्लेग, स्वराज और समाचार पत्रों का विराट काव्यमयी गद्य ग्रंथ लिखे। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद का प्रकृति सौंदर्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन का निशीथ चिंता, रामकृष्ण दास का समुचित कर्म, चतुर्सेन शास्त्री का कहाँ जाते हो, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विलाप, योगी हरि का पर्दा आदि गद्य काव्य के विकास में एक विशेष स्थान रखते हैं। द्विवेदी युग में जो एक नेतृत्व है वो पूर्व में कहा जा चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा। और इसी युग में अनेक गद्यकार सामने आए, जिनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर ही दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य की इस अराजकता, अव्यवस्था और निरंकुशता के काल में संस्कृत हिंदी के विद्वान और अद्भुत शैलीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नवीन विषय, भाव, भाषा शैली और छंदों के साथ एक नई धारा को प्रवाहित किया। खड़ी बोली में सशक्त निबंध लिखकर निबंधों की नई परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। तो ये तो हम देखते ही हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने अपूर्व व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत को बहुत अच्छे से मंडित करते हैं। गुलेरी जी का जो साहित्य रहा है हिंदी साहित्य जगत में, उनका स्थान उनके साहित्य के आधार पर बहुत ही विशिष्ट है। और हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार के रूप में सच्चे मातृभाषा प्रेमी होने के नाते और हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो ऐसे महान उत्सव के रूप में उन्हें जाना जाता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा में सुधार और संस्कृत संस्कार करने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, तो स्वयं आचार्य द्विवेदी उनकी विद्वता और अनुपम ज्ञान से प्रभावित थे। द्विवेदी साहित्य के निर्माण और उसकी श्रीवृद्धि में गुलेरी जी का अपूर्व योगदान है और वे द्विवेदी युग के स्वर्णिम प्रासाद के सुदृढ़तम स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा को सक्षम, संपूर्ण और सौंदर्यमयी बनाकर प्रौढ़ रूप देने वाले गुलेरी जी का योगदान जो है वो उसमें अद्भुत है, अनन्य है। और इस रूप में हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। राज सम्मान प्राप्त चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो महान संस्कृतज्ञ थे, धर्म व्यवस्थापक थे, दार्शनिक थे, वैयाकरण थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और पंडित शिवराम जी शास्त्री के घर उनकी तृतीय पत्नी से अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी को जयपुर में शनिवार के दिन।
पंडित चंद्रधर शर्मा अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी जन्म कुंडली में कर्क राशि का स्वामी चंद्र था, इसलिए पिता ने इनका नाम चंद्रधर रख दिया। चंद्रधर शर्मा अपने कुल परंपरा अनुसार अत्यधिक मेधावी और साथ ही जैसा इनका नाम था उस गुण की कहावत को चरितार्थ करते हुए अनुदिन चंद्र कलाओं की तरह वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकाशित हुए। बाल्यकाल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे और उनके जो प्रतिभा पूर्ण लक्षण हैं वो प्रकट होने लगे थे। प्रखर बुद्धि के थे, संस्कृतमय वातावरण को प्राप्त हुआ। 4-5 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान शिवराम जी के समुचित निर्देशन से सोने में सुहागे का कार्य किया और अद्भुत व्यक्तित्व को धारण किया। उनकी विलक्षण मेधा देखकर बड़े बड़े विद्वान दंग रह जाते थे। 6 वर्ष की अवस्था में संस्कृत के 300-400 श्लोक और अष्टाध्यायी के 2 अध्याय एवं कई सूत्रों को ये कंठस्थ कर चुके थे। 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु बहुत छोटी, बहुत कम होती है और उस आयु में इन्होंने इतना कुछ किया। संस्कृत जहां बालक एक मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते, वहां गुलेरी जी ने 200-400 श्लोक याद कर लिए थे, अष्टाध्यायी के 2 अध्याय कंठस्थ कर लिए थे। और आप देखिए जो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो जिसमें 8 अध्याय हैं और पूरा व्याकरण सम्मत ग्रंथ है और ये पूरा का पूरा सूत्र निबद्ध है। बहुत सारे सूत्र तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े जो संस्कृत ज्ञाता हैं उनको पढ़ने में कहीं उनकी जिह्वा भी लड़खड़ा जाती है, लेकिन गुलेरी जी को वो सब करते थे। तो उनकी स्मरण शक्ति की प्रखर थी। घर में आए हुए अतिथियों के सामने अमर कोश का सस्वर पाठ करते थे। संस्कृत मातृभाषा के समान प्रतीत होती थी। अल्पायु में ही संस्कृत बोलने लगे थे और संस्कृत में उन्होंने छोटा सा भाषण भी दिया था। तो एक प्रकार से बहुत ही कम आयु में प्रतिभापूर्ण कार्य इन्होंने किए। और मेयो कॉलेज पत्रिका में लिखा है कि अभी आप 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे, आपने भारत धर्म महामंडल की पंडित मंडली के सामने संस्कृत में एक व्याख्यान देकर उन्हें स्तब्ध कर दिया था। उपस्थित समुदाय ने उनकी प्रशंसा की। इस प्रकार गुलेरी जी की आरंभिक शिक्षा माता पिता की छत्र छाया में घर पर हुई। बड़े होने पर वे अपने पिता से संस्कृत का गंभीर अध्ययन करते थे। एक बार पंडित शिवराम के घनिष्ठ मित्र पंडित श्री कृष्ण शास्त्री उनसे मिलने आए। उन्होंने आवाज दी तो एक 8-9 वर्ष के बालक ने शुद्ध संस्कृत में उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है। अपने एक संस्करण में शास्त्री जी कहते हैं कि बालक के मुंह से शुद्ध संस्कृत प्रश्नावली को सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया था कि वे पंडित शिवराम के घर पहुंचे। प्रश्नकर्ता बालक चंद्रधर ही था और बाल्यकाल से ही गुलेरी की प्रतिभा योग्यता अपूर्व थी, जिसे देखकर अच्छे दांतों तले उंगली चबा लेती। 1993 में महाराणा कॉलेज से इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और सभी रिकॉर्डों को तोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त। एंट्रेंस में इनका जो अभूतपूर्व परिणाम था वो जयपुर राज्य के शिक्षा के इतिहास में देखने में नहीं आया। इसी वर्ष इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनकी अपूर्व सफलता पर महाराज जयसिंह ने जयपुर राज्य की ओर से इन्हें एक स्वर्ण पदक और कई पुरस्कार प्रदान कराए। यह एक महान उपलब्धि थी और उसके लिए पुरस्कृत होना भी स्वाभाविक था। गुलेरी जी केवल परीक्षाओं में ही उच्च स्थान प्राप्त करने की चिंता नहीं करते थे, बल्कि गंभीर विषयों का अध्ययन भी
करना उनके लिए एक रुचिपूर्ण कार्य था। इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च सम्मान के साथ उत्तीर्ण होते हुए उन्होंने महाभाष्य का गहन अध्ययन प्रारंभ किया और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करके उनकी जो उत्कट लालसा है वो और अधिक तीव्र हो गई। उन्होंने तर्कशास्त्र, ग्रीक तथा रोमन इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, संस्कृत तथा उच्चतर गणित से एमए की परीक्षाएं पास की। इसके साथ साथ मतलब ये रहा होगा इतने विषयों में उन्होंने किया और हिंदी के ऐच्छिक पत्र में भी वो उत्तीर्ण हुए। तो जो उनका शिक्षा काल है वो बहुत ही व्यापक ज्ञान से मंडित रहा है। मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के महापंडित थे और उनका झुकाव विशेष रूप से अध्ययन की ओर था। लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे, पर इस साधन से उन्होंने लाभ उठाने और यश प्राप्त करने की पूरी कामना की थी। तो जो गुलेरी जी हैं वे स्वयं लिखते हैं कि मेरे एक प्राध्यापक का पत्रांश जो संलग्न है इस बात को सिद्ध करता है कि मैंने कलकत्ता के सभी कॉलेजों के विद्यालयों में अंग्रेजी के गद्य के पर्चे में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो शिक्षा को लेकर इनका बहुत ही व्यापक एक क्षेत्र रहा है और गुलेरी जी का जो परिचय है वो जयपुर के स्वर्गीय जवाहरलाल जैन से भी प्राप्त होता है। वो जैन वैद्य थे, विधानुरागी थे, हिंदी प्रेमी तथा सजग कांग्रेस कार्यकर्ता थे और इनका अनेक सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं में संबंध था और उसी समय गुलेरी जी का झुकाव हिंदी के प्रति हुआ था। दोनों ने ही मिलकर हिंदी की सेवा की। तो इस रूप में गुलेरी जी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और अनेक विषयों का गंभीरता के साथ उन्होंने ज्ञान रखा। 20-22 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह पद्मावती से हुआ और विवाह की भी इनके विषय में अगर कहा जाए तो बहुत ही अद्भुत सी कहानी है। शिवराम जी उनका विवाह करने अपने गांव गुलेर गए हुए थे और विवाह की सारी तैयारियां हुई थी। दुर्भाग्यवश कन्या के पिता का अचानक देहांत हो गया और शिवराम जी तो बड़े असमंजस में फंस गए। चंद्रधर जी को अविवाहित लेकर जयपुर लौटना चाहते थे क्योंकि जयपुर राज्य की ओर से 500 रुपए की सहायता मिली हुई थी। विवाह के बिना लौटने में वे अपमान समझ रहे थे, इसलिए शीघ्र ही हरिपुर निवासी कवि रैणा की सुपुत्री पद्मावती से उनका संबंध स्थापित किया गया और उनका विवाह बड़ी धूमधाम और ठाट बाट से संपन्न हुआ। पत्नी सुंदर, सुशील और धर्मपरायण। तो उनका जो पारिवारिक जीवन है बहुत ही सुखमय रहा और गुलेरी जी ने अपनी सभ्यता और प्रेम से अपनी पत्नी को जीत लिया था, जिससे उन्हें जीवन की कोई कठिनाई कभी अनुभव ही नहीं। पितृभक्त भी थे। अपने अजमेर प्रवास काल में उन्होंने अपने पूरे परिवार को जयपुर में रखा और अजमेर से उनकी अच्छी देखभाल की। चंद्रधर शर्मा को 4 संतान रत्न प्राप्त हुए, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और चंद्रधर शर्मा ने अपने वैवाहिक जीवन में अपने समस्त कर्तव्यों को बहुत ही कर्मठता के साथ परिपूर्ण किया और इसके बाद इन्होंने उद्योग करके गुलेरी जी को बिक्री का पढ़ी कहानियों का गुलेरी जी की अमर कहानियां पुस्तक में संकलन किया। दुर्भाग्यवश भी दीर्घजीवी नहीं हुए। इनकी बेटी अदिति का बाल्यकाल में ही स्वर्गवास हो गया था। विजया का विवाह पालमपुर तहसील कांगड़ा के श्री श्यामाचरण वेदवा से हुआ और यह विवाह स्वयं गुलेरी जी ने अपने हाथों से किया था और विवाह के कुछ समय पश्चात ही विजया का भी देहांत हुआ। तो इनकी जो दोनों पुत्री थी अदिति और विजया, वो एक लंबे समय तक इनके साथ नहीं रही। शिवराम जी के पास उनके भतीजों श्री मोतीलाल तथा रामलाल ने विद्याभ्यास किया था
और जो गुलेरी जी के परिवार में ही थे। और इसी के साथ साथ इनका परिवार काफी बड़ा था। और गुलेरी जी का अगर हम साहित्यिक अवदान देखें, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन है वो काफी और इनका पारिवारिक जीवन बहुत व्यापक है। बहुत बड़ा परिवार था इनका। इनके पिता के 3 विवाह हुए थे, तीसरे विवाह में ये जन्मे। और गुलेरी जी के परिवार की जो जानकारी प्राप्त होती है वो उसके अनुसार अजमेर प्रवास के विषय में अगर कहा जाए तो गुलेरी जी जयपुर प्रवास के अनेक संस्मरण याद करते हैं। यहीं पर उनके भावी जीवन का ताना बाना बुना गया था। समाज के विभिन्न लोगों से के साथ ये संपर्क में आए थे। उनका संबंध जनसाधारण से लेकर राज दरबार तक था। खैर, इनके साहित्यिक जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कृतित्व है वो हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अनूठा स्थान रखता है। और उनका व्यक्तित्व उनकी कृतियों में पूर्ण रूपेण झलकता है, दिखाई देता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का उनकी कविताओं से, उनके साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। अपने समय की हर बौद्धिक गति के साथ जुड़े रहने वाले गुलेरी जी यदि साहित्य से उदासीन रहते तो अचरज की बात नहीं, अचरज की बात होती, क्योंकि समस्त रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख है। जब जब अपने भावोद्गारों को वहन करने में उन्होंने गद्य को समर्थ पाया, तब तब कविताओं का सृजन करके उन्हें मातृभाषा के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक चढ़ा। यही कारण है कि अनुभूति की अभिव्यंजना में कभी सच्चा और ईमानदार है, कभी गुलेरी के समक्ष प्राचीन भारत के आदर्श और वर्तमान भारत की उन्नति एवं स्वतंत्रता प्राप्ति जैसे महान लक्ष्य थे। यही उनकी कविता के मूल प्रेरक तत्व भी थे। तो हालांकि गुलेरी जी गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और कहीं कहीं पर अगर गद्य से उनका मन उदासी को महसूस करता था तो तत्काल ही वो काव्य के प्रति उन्मुख हो जाते थे। पर गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने उत्कृष्टता को प्राप्त किया है। इनकी कविताएं संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली तथा ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय संग्राम की पीठिका को लेकर लिखी गई जो इनकी कविताएं हैं उनमें स्वदेश और स्वदेशी, जनजागरण, मातृभाषा के प्रति भक्ति तथा प्रेम तथा भारत के अतीत का वर्णन नहीं है। इनकी समस्त काव्य कृतियों को 2 वर्गों में विभाजित करा जा सकता है। तो एक है हिंदी में रचित कविताएं और एक है संस्कृत में रचित कविताएं। तो जो गुलेरी जी की हिंदी में रचित कविताएं हैं वो हैं एशिया का विजयदशमी, अनहिताग्निका, झुकी कमान, स्वागत, रवि, भारत की जय, सो हम, बैन बर्न, प्राकृत के सुभाषित, प्रार्थना, कुसुमांजलि, सुनीति, शिव की व्याख्या। एशिया की विजयदशमी कविता रूस पर जापान की विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई। अहिताग्निका कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। झुकी कमान कविता F.D. हार्मोन्स की अंग्रेजी कविता के आधार पर लेकिन कुछ परिवर्तित रूप में लिखी गई है। स्वागत कविता प्रिंस जॉर्ज की भारत यात्रा के समय लिखी गई है। और रवि कविता ब्रज भाषा में रचित है। इसमें वैदिक ज्ञान के आधार पर सूर्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत की जय कविता देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। और चंद्रधर शर्मा ने इस कविता में अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम के अतिरिक्त एक अनुपम भौगोलिक लगाव और आत्मीयता को भी अभिव्यक्त किया है। कहते हैं रहो भारत का जय, जय भारत का जय, गाओ भारत का जय, क्या भय, गाओ भारत का जय। सोहम शीर्षक कविता में विदेशी भाषा के नशे में डूबे व्यक्ति की मानसिकता का वर्णन किया गया है। बैनर बर्न अनुदित अंग्रेजी के कवि रॉबर्ट बर्न्स की कविता का भाषानुवाद है। प्राकृत के सुभाषित श्वेतांबर जैन कविता जय वल्लभ विरचित बज्जालग्गा से सुभाषित संग्रह से लिया गया है और इसमें कुल 35 अनुदित हैं।
इस प्रकार पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित प्रार्थना कविता जो है उसमें लिखते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि काव्य कर्म कठिन है और मैं इसकी सफलता के लिए आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया इसकी अवहेलना न करें। मैं सोचता हूँ आप बाहर से भले ही नारियल की तरह कठोर हैं, किंतु आंतरिक हृदय से अत्यधिक दयालु हैं, कोमल हैं और इसी के साथ साथ अत्यधिक रमणीय है। और इनकी जो अगली कविता है कुसुमांजलि, उस कुसुमांजलि में इन्होंने अपने आश्रयदाता तथा विक्टोरिया महारानी एवं लॉर्ड कर्जन तथा एडवर्ड के राज्य की उपलब्धियों की ओर संकेत किया है। सुनीति कविता में गुलेरी जी जीवन को चलाने के लिए कुछ नियम और नीतियां होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी परलौकिक यात्रा को सरलता के साथ निर्वाह कर सकता है, इसकी ओर संकेत किया है। इसी प्रकार इनकी जो एक अंतिम कविता है शिव की व्यापकता, तो इसके संदर्भ में डॉक्टर मनोहर लाल ने टिप्पणी की है कि यह दोहा गुलेरी जी ने स्वर्ग से डॉक्टर झावरमल अपने अनन्य मित्र को उसके द्वारा उनकी आत्मा को बुलाए जाने पर प्राप्त हुआ और यह दोहा इसी सूचना के साथ कल्याण में प्रकाशनार्थ भी भेजा गया था। इस दोहे में शिव जी को तारक पालनहार कहा है और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में उनकी परम व्यापकता का उल्लेख किया। तो ये समस्त रचनाएं, जो ये पूरा काव्य था, ये इनका हिंदी में रचित काव्य है। इसके अतिरिक्त गुलेरी जी ने संस्कृत में भी कविताओं का सृजन किया है। संस्कृत की जो कविताएं गुलेरी जी ने लिखी हैं, उनमें शिवार्चनम, ब्रह्मादि ब्रह्मैव भवति, स्वागताशी, कुसुमांजलि, पंचनद देशस्तवः, सामयिक समायुक्तयः, ग्रीष्मः आशीर्वादः, जयः, राजराजेश्वर का स्वागत आदि ये रचनाएं हैं। शिवार्चनम में चंद्रधर शर्मा ने जो आराध्य देव भगवान शिव हैं उनके प्रति अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है। ब्रह्मवृद्ध ब्रह्मैव भवति में उन्होंने अपने पूज्य पिता के प्रति कृतज्ञता के भावोद्गार प्रकट किए हैं। और स्वागत आशी कुसुमांजलि, स्वागत महिमा, आशी प्रायः, जया तथा आशीषा शीर्षकों में विभक्त जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में रची गई कविता है। पंचनद देश स्तवः एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें कवि ने पंजाब के भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास तथा धर्म एवं संस्कृति के इतिहास का आकलन किया। इस प्रकार जो इनकी संस्कृत में रचित कविताएं हैं उनका भी एक व्यापक विषय है और सभी कविताओं के अलग अलग विषय हैं। कविता के अपने पांडित्य के बल पर कवि ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत अधिक यश ख्याति को प्राप्त किया है। इनके काव्य में वैदिक संस्कृत और संस्कृत के ज्ञान तथा अंग्रेजी के शिक्षा के कारणवश जो इनका दृष्टिकोण परिलक्षित होता है वो भारतीय और प्राचीन, भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के समन्वय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसीलिए चंद्रधर ने भारत के प्राचीन गौरव के प्रति अनुराग को अभिव्यक्त किया है और रूढ़िगत परंपराओं और सामाजिक बुराइयों के प्रति एक आक्रोश जो है वो उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जीवन और साहित्य को अभिन्न मानते थे और जीवन संबंधी एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो उनकी आलोचना का आधार रहा है। इनकी समालोचना में विचारों की सुनिश्चितता तथा परस्पर विरोधी और अस्पष्ट तत्वों का सर्वग्राह था। इनकी इस विशेषता ने जहां इन्हें आलोचना को विश्वसनीय एवं प्रभावशील बनाया, उसे उदारता, निर्मलता और पूर्णता भी प्रदान। समीक्षक गुलेरी की पैनी समीक्षात्मक दृष्टि प्रायः सभी रचनाओं में झलकती है। इनका दृष्टिकोण जीवन और साहित्य दोनों में समीक्षात्मक था। समालोचना के माध्यम से ही इनका समीक्षक रूप सामने आया। एक जगह कहा गया है कि सुदर्शन, सरस्वती आदि की तुलना में समालोचक दिमाई, अटपेजी
आकार के 24 प्रश्नों की बहुत छोटी पत्रिका थी, जो बहुत सीमित साधनों से छपती थी, किंतु इस लघु पत्रिका का इतना सम्मान था कि कोई भी लेखक या विद्वान इसमें छपी टिप्पणियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। और समालोचक के बाद उनका दूसरा प्रमुख स्रोत नागरिक प्रचारण पत्रिका है। इसमें इनकी अनेक गवेषणात्मक समालोचना के साथ साथ छोटी छोटी संपादकीय टिप्पणियां भी प्रस्तुत की गई। तो समीक्षात्मक जो रचनाएं गुलेरी जी ने की हैं, उन्हें 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा, पुस्तक की समीक्षा, शोधपरक और गवेषणात्मक समीक्षा, विविध विषयावृत समीक्षा। समीक्षक गुलेरी के समालोचना साहित्य का तीसरा रूप उनकी शोधपरक समालोचनाएं हैं। ये समालोचनाएं गंभीर और स्थायी साहित्य के महत्व की हैं। इन समालोचनाओं में इनकी विद्वता, शोधात्मक मेधा के दर्शन होते हैं। और इनकी गवेषणात्मक समालोचनाएं, जिनमें कि वेद में पृथ्वी की गति, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, जय सिंह प्रकाश, पृथ्वीराज महाकाव्य, सिंघल द्वीप में महाकवि कालिदास का समाधि स्थल आदि भी। समालोचनाओं का चौथा रूप विविध विषयावृत समीक्षा है। ये समालोचनाएं अन्य समीक्षाओं की भांति टिप्पणियों, लेखों और गंभीर निबंधों के रूप में प्रकट हुई हैं, जिनके अंतर्गत किशोरीलाल गोस्वामी, उपन्यासों की हिमायत, समुद्र मंथन, सुदर्शन की सुदृष्टि, साधु सन्यासी, आज के समालोचक से, भाषा की भाषा, बंग महिला, हिंदी उपन्यास लेखकों के नाम, अर्धांगिनी, समालोचना प्रसंग, खोज की खोज, धर्म में उपमा आदि निहित है। इस प्रकार गुलेरी जी ने अपने युग के साहित्यकारों का पथ प्रदर्शन करने तथा साहित्य की विविध विधाओं के वास्तविक रूप को प्रस्तुत करने में समालोचना का सहारा लिया। चंद्रधर का अनुसंधान क्षेत्र मानव मनोभूमि, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। वे साहित्य को समाज का प्रकाशक मानते थे और साहित्य में हमारी सभ्यता और संस्कृति निहित होती है। साहित्य और मानव जीवन में इसी अन्योन्याश्रित संबंध को इन्होंने अपने अनुसंधान द्वारा उद्घाटित भी किया है। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान को भाषा संबंधी अनुसंधान, पुरातात्विक अनुसंधान और इतर विषयात्मक अनुसंधान इन रूपों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वो एक संपादक और पत्रकार के रूप में भी जाने गए हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण के 2 महत्वपूर्ण हिंदी पत्रों, समालोचक और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो हिंदी साहित्य जगत में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उनको एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जाना जा सकता है। पारिवारिक कठिनाइयों, सरकारी नौकरी की विघ्न बाधाओं के बावजूद भी इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति, पत्रकारिता के प्रति अपना महान अवदान प्रदान किया और एक समालोचक के रूप में यश कीर्ति को प्राप्त किया। पत्र लेखक भी रहे हैं। तो इस प्रकार गुलेरी जी का जो व्यक्तित्व है, वो बहुमुखी प्रतिभा को धारण करने वाला है। व्यावसायिक पत्र लिखे हैं इन्होंने, साहित्यिक पत्र लिखे हैं। तो गुलेरी जी के जो रचना दृष्टि है, उसमें भी उनका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार गुलेरी जी ने अपनी लेखनी से साहित्य में कहानी, कविता, निबंध, ललित निबंध, शोध, पुरातत्व, इतिहास, भाषा आदि विविध क्षेत्रों में अपनी नवोन्मेष शालिनी बुद्धि का परिचय दिया। साहित्यिक दृष्टि से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने समय की अनेक पत्रिकाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सरस्वती, अभ्युदय, कलकत्ता समाचार, समालोचक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदू, मर्यादा, प्रतिभा, हिंदुस्तान, भारत मित्र, इन सभी उल्लेखनीय पत्रों में गुलेरी जी का उन्मेष देखने को मिलता है। तो गुलेरी जी का जो साहित्य के प्रति योगदान है वो अभिनव है और उसके रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपने ज्ञान के प्रकाश से चारों ओर मंडित किया है। राष्ट्रीय आंदोलन
में भी गुलेरी जी ने अपना एक अवदान दिया है और अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता को निहित किया है, जो उनके राष्ट्र प्रेम को अवतरित करता है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गुलेरी जी के तात्कालिक देश विदेश के साहित्यकारों, पुरातत्व वेत्ताओं के संबंधों और उनकी विद्वता के प्रति एक गंभीरता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि वो एक युग पुरुष के साहित्यिक व्यक्तित्व की विशालता को धारण करने वाले थे। उनके पुरातत्व, इतिहास और साहित्य के विविध विषयों पर लिखित निबंधों को प्रकाशित होकर पश्चिम के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने गुलेरी जी को परिपक्व विद्वान और तलस्पर्शी अनुसंधित्सु कहा, जो उनके अभिनव व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाला। तो कुल मिलाकर जो गुलेरी जी हैं वो अंतर्मुखी विद्वान, परिपक्व साहित्य साधक, असाधारण प्रतिभा संपन्न, संतुलित जीवन यापी और तलस्पर्शी अध्यात्मवादी महापुरुष थे, जो विरले ही होते हैं। और उसमें भी विरलता ये है कि ऐसे युग पुरुष अपना अवदान साहित्य को दें, और हिंदी साहित्य जगत में उनका अवदान वास्तव में स्मरणीय है, स्मरणीय है, प्रशंसनीय। धन्यवाद।